एमए पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत और विश्व सब्जेक्ट नेम आपका MPSE 001। इस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद चाहें तो इस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो जिनको भी परचेज करना हो इस नोट्स को व्हाट्सअप पे जरूर मैसेज करें। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई भी इग्नू का स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो तो वो नीरज पब्लिकेशन की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अभी अगर आप 500 तक की बुक्स को ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको कुछ और एडिशनल बेनिफिट और डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप हमारा एक कूपन कोड PSSC 2023 का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जरूर जाकर बुक्स को परचेज करें और कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलेगा। तो देखिए आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि चर्चा कीजिए किस प्रकार दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और उसके पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय है। तो पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हमारा भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। देखिए अभी हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके बाद इन सभी का सॉल्यूशंस भी अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका महासागर क्षेत्र IOR भारत की चिंता। क्वेश्चन 4 या टॉपिक 4 भारत के लिए मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व क्या है। क्वेश्चन 5 परमाणु निशस्त्रीकरण संधि NPT पर भारत का क्या रुख है। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका बिम्स्टेक का महत्व। क्वेश्चन 7 या टॉपिक 7 ब्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका भारत और वैश्विक आतंकवाद के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए ये विषय शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमने विषय लिया है कि चर्चा कीजिए किस प्रकार दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और उसके पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय है। तो देखिए दक्षिण एशिया की अगर हम देशों की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि चीन जो है बहुत भयंकर तरीके से अपना पैर पसारते जा रहा है। चाहे हम बात करें म्यांमार की, ठीक है, इसके अलावा हम अन्य देशों को देखें, नेपाल की, भूटान की, तो इन सभी देशों में हमें चीन का विस्तारवादी नीति देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका देखिए सबसे जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, तो ये 3 चीज़ों की वजह से हो रहा है। पहली तो ये चीज़ है कि देखिए चीन अपना खुद का प्रभाव लगातार बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, चीन अपना खुद का प्रभाव लगातार बढ़ाते जा रहा है। दूसरा, इन दक्षिण एशियाई देशों में जो पहले अमेरिका का प्रभुत्व हुआ करता था या जो अमेरिका इसमें दिलचस्पी दिखाता था उसने इस दिलचस्पी को कम कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकी स्थिति अब कमजोर हो गई है। और वहीं अगर हम तीसरा पक्ष बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत ने ही शुरू से ही इस विषय में कोई खास रुख नहीं अपनाया और ना ही इसमें उसने कोई विशेष ध्यान दिया, जिसकी वजह से समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि ना केवल भारत बल्कि उसके पड़ोसी देश जो हैं उन सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात तब आती है जब हमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने कार्यभार संभाला तो उस समय सबसे पहले देखिए यहाँ किया गया कि नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई गई, यानी जो पड़ोस के देश हैं उनको देखने पे, उनको जानने पे, उनमें निवेश करने पे, उनको सहायता करने पे दिलचस्पी दिखाई गई। तो चीन का प्रभुत्व आप देखते हैं कि लगातार यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चीन का प्रभुत्व किस तरीके से, ये इन लगातार देशों में, चाहे हम बात करें पाकिस्तान में, मालदीव में, श्रीलंका में, नेपाल में, तो यहाँ पे इसने एक कर्ज का जाल बुना हुआ है और इस कर्ज के जाल की वजह से ये सारे ही देश इसके दबाव में दबते जा रहे हैं। चीन यहाँ पे बहुत भारी निवेश कर रहा है और उसका लगातार प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। और ये प्रभुत्व ना केवल आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखने को मिलेगा बल्कि इसका असर आपको वहाँ की जियोपॉलिटिक्स पे भी, वहाँ की राजनीति पे भी देखने को मिलेगा और जिसका खामियाजा भारत भी भुगत रहा है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करें तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नेपाल ने जो है
भारत के एक हिस्से को अपने नक्शे में शामिल करके दिखाया था। ठीक है, तो इन सब का कारण भी कहीं ना कहीं चीन था। चीन के द्वारा ये कार्यवाही करवाई गई श्रीलंका नेपाल के ऊपर दबाव देकर, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। वहीं अगर हम अन्य पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान के साथ आप जानते ही हैं कि भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार रहा है, लेकिन इसका फायदा चीन उठा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के में इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की, जिसके जरिए चीन जो है पाकिस्तान में भारी निवेश कर रहा है और वहां के पीओके को भी कब्जा लिया है, और इसकी वजह से भारत की संप्रभुता का हनन माना जा रहा है और भारत के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं अगर हम बात करें मालदीव की, तो यहाँ पे देखते हैं कि चीन लगातार अपना निवेश बढ़ाता जा रहा है। कर्ज के जाल में मालदीव को भी उसने फंसाया हुआ है और प्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस देश के साथ साइन कर लिया है। श्रीलंका के साथ भी कोई वही हाल है, प्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है, और इसका एक सबसे बड़ा आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से चीन ने जो है सामरिक महत्व के एक बंदरगाह को, ठीक है, जिसका नाम है हम्बन टोटा, तो हरबन टोटा पोर्ट को जो है 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। देखिए 99 ईयर्स बहुत लंबे समय होता है, और जिस सिचुएशन में अभी श्रीलंका फंसा हुआ है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से चरमराई हुई है और चीन के कर्ज जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इसका साफ और स्पष्ट यही निष्कर्ष निकलता है कि 99 ईयर के बाद परमानेंटली चीन के हाथों में यह पोर्ट चला जाएगा। वहीं अगर हम नेपाल की बात करें तो जब से वहां पे हम देखते हैं कि सत्ता में जो है लेफ्ट पार्टी की सरकार आई है, केपी ओली की, तो वो कहीं ना कहीं चीन की कठपुतली बनी हुई है और उसी के इशारों पे काम करती है। इसके अलावा एक और देश बांग्लादेश में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से इनका चीन के साथ व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझौते देखने को मिले। हाल फिलहाल में 2002 में आप देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में चीन ने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया और 2 पनडुब्बियां तक बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाई। म्यांमार भी यहां कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और बहुत ज़्यादा आर्थिक निवेश यहां चीन ने किया हुआ है। भूटान की बात करें तो देखिए भूटान का हालांकि शुरुआत से ही अधिक झुकाव और संपर्क भारत के साथ रहा है, लेकिन यहां पे भी चीन हमेशा भूटान और इंडिया दोनों के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करता रहता है। हाल फिलहाल में हम डोंगलांग विवाद देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीन इस हिस्से को हड़पना चाहता है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है अफगानिस्तान की स्थिति को सुधारने में, लेकिन इसके बावजूद चीन जो है अफगानिस्तान और तालिबान चरमपंथियों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहा है। तो भारत ने भी इस हिस्से में अत्यधिक प्रयास किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के लिए और अन्य पड़ोसी देशों के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। तो इसका आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, संभावना और चुनौतियों का विश्लेषण। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत और आसियान के जो देश हैं उसमें भारत ने एक पॉलिसी या एक नीति अपनाई, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट, ये क्या है ये बताना है, और इसमें क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं आपको देखने को मिलती है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, और इस संगठन का उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार से आपसी सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को कायम किया जा सके। तो शुरुआत में हम देखते हैं 1991 के समय पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत ने लुक ईस्ट की नीति की शुरुआत की थी, लेकिन लुक ईस्ट नीति कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि केवल लुक यानी कि देखने से ही सारा काम नहीं हो जाता, बल्कि हमें वहाँ कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा, वहाँ पार्टिसिपेट करना होगा। इस चीज़ को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान सरकार ने समझा और नई पॉलिसी की शुरुआत की, एक्ट ईस्ट। जो पुरानी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, इसी को कन्वर्ट कर दिया एक्ट ईस्ट। तो एक्ट ईस्ट के नाम से इसकी शुरुआत की गई, और इन देशों में, आसियान के देशों में भारी निवेश, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, विज्ञान, तकनीकी और जनता जनसंपर्क के अनेक प्रयास किए गए, और सभी देशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क और संबंध बनाने के प्रयास किए गए।
इसके अलावा हम देखते हैं कि देखिए जो आसियान के देश हैं, केवल वो इसी लिहाज से, आर्थिक लिहाज से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इनका भू राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है भारत के लिए। क्या देखिए, जब तक कोई भी देश, कोई भी अगर देश अपने आप को समृद्ध बनाना चाहता है, शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो जब तक उसके आस पड़ोस के देश उसके मददगार नहीं होंगे, उससे वो समर्थन इकट्ठा नहीं करेगा, आसपास के देशों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो यही पॉलिसी भारत ने भी अपनाई कि हमारे जो आसियान आसपास के देश हैं, इनके साथ किस प्रकार से हम बेहतर अपने संपर्क बना सके और संबंध बना सके। आसियान के बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल से समझने का प्रयास करें तो इसका देखिए पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय संघ कह लीजिए, संगठन कह लीजिए। और इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में 5 देशों ने इसकी शुरुआत की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है 1967 में। 1967 में इन 5 देशों ने आपसी सहयोग के लिए एक असैनिक संगठन बनाया जिसका नाम आसियान रखा गया। बाद में हम देखते हैं कि इसमें कुछ और देश जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई और लाओस भी इस संगठन में शामिल हो गए। आप इस आसियान संगठन का इंपॉर्टेंस इसी लिहाज से समझ सकते हैं कि देखिए इनका सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है 2.39 ट्रिलियन है, ये अब इससे भी मोर देन ज़्यादा हो चुका है। जनसंख्या की बात करें तो विश्व जनसंख्या का यहाँ पे 8.8% लोग जो है निवास करते हैं। तो इस लिहाज से ये सारे ही आसियान देश भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत ने यहाँ पे लुक ईस्ट या फिर एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई और लगातार यहाँ पे अपने कार्यक्रमों को विस्तार दिया और इन देशों के साथ आर्थिक सहयोग की वार्तालाप किए, सांस्कृतिक सहयोग निभाया और इसके साथ साथ तकनीकी सहायता भी इन देशों को प्रदान करनी शुरू की। तो यही सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका महासागर क्षेत्र। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में IOR, इसके बारे में पूछा जा सकता है, महासागर क्षेत्र में भारत की क्या चिंता है। तो इसका सीधा संबंध देखिए हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर के बारे में अगर हम कुछ जानने का प्रयास करें तो देखिए हिंद महासागर जो है एक ऐसा सागर है जिसका नाम, ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान यानी भारत के नाम पे पड़ा है। और भारतीय ग्रंथों में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसे रत्नाकर कहा जाता था, इसका पुराना नाम क्या था, रत्नाकर, लेकिन अब इसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। और टोटल जो पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति है उसका 20% हिस्सा इसी महासागर में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका, हिंद चीन, सुदा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिणी ध्रुव महासागर, इन सभी को ये कवर करता है, ठीक है। तो जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया या भारत या अन्य देशों के लिए भी ये सागर जो है एक जीवन रेखा का काम करता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो सागर क्षेत्र है, ठीक है, महासागर क्षेत्र है, तो वर्ल्ड का पूरा जो 50% कंटेनर है, कंटेनरों में देखिए किसी भी प्रकार का साजो सामान हो सकता है, व्यापार से संबंधित जो भी ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं 50% कंटेनर इसी महासागर से होते हुए निकलता है। 70% कच्चे तेल के कंटेनर्स या परिवहन इसी रास्ते से निकलते हैं। और इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती चीन की हमें उपस्थिति देखने को मिली है। चीन लगातार इस क्षेत्र में अपना दावा बढ़ाते जा रहा है, अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पे उसने मिसाइल से लेकर पनडुब्बियों तक सभी चीज़ उसने स्थापित कर चुके हैं, जो कि ना केवल भारत के लिए बल्कि इसके आसपास के सभी देश, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और भारत के सहयोग के बिना चीन से इस हिस्से में निपटना नामुमकिन है। इसलिए ये तमाम देश भारत की यहाँ पे सहयोग चाहते हैं और आपसी सहयोग के द्वारा चीन को आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चीन देखिए इन सभी देशों के साथ दुश्मनी लिए बैठा है और सभी के द्वीप को या कुछ हिस्से को अपना अधिकार क्षेत्र बताता है। चाहे हम भारत की बात करें, ताइवान, जापान, तो यहाँ के जो भी द्वीप हैं चीन उस पर अपना अधिकार
जताते आया है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत के लिए देखिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि एक तो इन हिस्सों से व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और यदि यहाँ चीन का दबदबा हो जाता है तो भारत चीन के सीधे निशाने पे आ जाएगा। वहाँ पे उसकी पनडुब्बियाँ तैनात है, बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के जो भी दूरसंचार केबल हैं चीन इनको भी क्षति पहुंचा सकता है। तो इससे निपटने के लिए देखिए भारत ने क्या किया है कि भारत ने भी इन क्षेत्रों में अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा दी है। अंडमान और निकोबार में देखिए तो यहाँ पे भारत जो है अपने सैनिक प्रतिष्ठान बना रहा है और उनको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। चीनी युद्धपोतों से लड़ने के लिए भारत भी लगातार यहाँ पे अपने युद्धपोत को भेज रहा है जिससे चीन से मुकाबला किया जा सके। दो समस्याएं यहाँ पे देखिए भारत के लिए सबसे बड़ी है, एक संबंधित है मालदीव से और दूसरा म्यांमार से। इन दोनों ही देशों ने भारत के लिए सरदर्दी बना दी है क्योंकि देखिए मालदीव ने क्या किया था कि चीन के साथ एक एग्रीमेंट करके एक द्वीप जिसका नाम है ये फैदू फिनोलहू, तो फैदू फिनोलहू को चीन के नाम कर दिया और चीन ने शुरुआत में इसको आर्थिक रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अब केवल और केवल चीन इसको सैनिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से देखिए भारत इसके बहुत समीप आ गया है और यहाँ से भारतीय मिनिकॉय जो द्वीप है एक, वो केवल 900 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इतने करीब आकर यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक है। दूसरा वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे म्यांमार से संबंधित, तो म्यांमार ने भी एक समझौते के तहत चीन को अपना एक द्वीप जिसका नाम है क्या फ्यूफू बंदरगाह, तो क्या फ्यूफू बंदरगाह भी चीन के नाम कर दिया। शुरुआत में यहाँ भी वाणिज्य सुविधाएं प्राप्त की गई, लेकिन इसको भी चीन अब सैनिक उद्देश्य के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो यही सब लिखना था आपको इस क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भारत की क्या इसमें प्रतिक्रिया है। तो देखिए जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से इसमें विशेष ध्यान दिया गया। देखिए आपको इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तौर पे आंसर नहीं लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे आप जरूर नोट करेंगे क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट के आने के बाद ही इन क्षेत्रों में भारत की तरफ से अग्रसर कार्यवाहियाँ की गई है। इन कार्रवाइयों में अगर हम बात करें तो भारत की नौसेना ने अपने जहाज़ों के साथ 50 से अधिक देशों का दौरा किया। 2016 में हम देखते हैं कि भारत जो है अपनी नौसेना के साथ अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों का एक महोत्सव शुरू किया जिसमें उसने 50 देशों को शामिल किया और 100 से ज़्यादा युद्धपोत शामिल किए गए। इसके अलावा इस क्षेत्र में हिंद महासागर में भारत जो है अमेरिका, फ्रांस, जापान के साथ हमेशा यहाँ पे वो युद्ध अभ्यास करता रहता है ताकि चीन को आईना दिखाया जा सके। 2018 में अंडमान निकोबार को यहाँ पे युद्धक विमान तैनात किए गए और इसे इस हिसाब से डेवलप किया गया ताकि चीन से किसी भी बिगड़ती स्थिति में निपटा जा सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 जो कि आपसे पूछ सकता है भारत के लिए मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व। तो मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व क्या है? तो देखिए मध्य एशिया के साथ अगर हम भारत के संबंधों की बात करें तो ये केवल आर्थिक तौर पे ही नहीं है बल्कि इसके अलावा सांस्कृतिक, सभ्यता और बौद्धिक इतिहास के पहलुओं में भी ये देश कहीं ना कहीं बहुत पुराने समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो ये आर्थिक क्षेत्र में लेकर है और आर्थिक क्षेत्र में भी खास तौर से ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर। इन मध्य एशिया के देशों की बात करें तो यहाँ आप अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इसके अलावा जितने भी ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है, यहाँ का भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। चाहे हम बात करें नेचुरल गैस की, पेट्रोलियम की, तो ये एक बहुत बड़े उत्पादक देश है जहां से भारत की ये पेट्रोलियम संबंधित या नेचुरल गैस संबंधित आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि ONGC द्वारा इन देशों में लगातार अपने पूंजी को निवेश किया गया और इन देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया ताकि इन देशों के साथ स्थितियों को सुधारा जा सके और कच्चे तेल का यहाँ से निर्यात किया जा सके। यहाँ पे ईरान इराक का भी इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत ने किस प्रकार से
चाबहार जो बंदरगाह है ईरान में, यहाँ इसको डेवलप किया और ईरान के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए ताकि यहाँ से ट्रेड इजी किया जा सके। तो यही सब लिखना होगा आपको इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परमाणु निशस्त्रीकरण संधि एनपीटी पर भारत का रुख। तो परमाणु निशस्त्रीकरण संधि क्या है और भारत पर इसका क्या रुख है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए सिंपल शब्दों में समझे तो परमाणु निशस्त्रीकरण जो संधि है, इसका उद्देश्य था कि जो परमाणु हथियार है उसके विस्तार को रोका जाए और उसके शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी देश एक दूसरे को परमाणु हथियारों की धमकी देता रहे या फिर उस पर हमला करते रहे। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1 जुलाई 1967 में की गई। और इस संगठन में या इस संधि में ये कहा गया कि जो देश 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1967 से पहले परमाणु जो है परमाणु हथियार है या जो परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स है, इसका अगर परीक्षण कर चुका है तो ही उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। इसके बाद से परमाणु परीक्षण करने वाले देशों को परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाएगा। तो भारत के लिए भी सबसे बड़ी समस्या यही रही कि इस संधि ने भारत को अभी तक परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं दिया है। इसकी वजह से भारत ने इस संगठन पे या इस संधि में साइन नहीं किया। भारत के अलावा देखिए हमें इसमें और अन्य 4 देश भी देखने को मिलते हैं, इजराइल, पाकिस्तान, सूडान, दक्षिण सूडान और उत्तर कोरिया। इन अन्य 5 देशों ने भी इस हस्ताक्षर नहीं किए इस संधि के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है भारत का कि पहले तो आप हमें न्यूक्लियर संपन्न देश का दर्जा ही नहीं दे रहे हैं, और दूसरा ये इन देशों की दोहरी नीति है, दोहरा मापदंड है। क्योंकि अगर भारत इस संधि पे हस्ताक्षर कर देता है तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की या फिर चीन की, तो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ऐसे में भारत के ऊपर ये देश कभी भी हमला कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए जो 5 इसमें जो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, तो इन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर लिए, स्वयं को जो है अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया और खुद को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बाद अन्य देशों पे पाबंदी लगा दी कि आप इसका डेवलप नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भारत ने इस पे अपना कड़ा रुख अपनाया और भारत ने इस संधि पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तो यही सब था इस क्वेश्चंस के आंसर में, यही आपको लिखना होगा। और देखिए जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था उन्हीं को केवल शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना 1974 में किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 6, जिसमें आपसे बीमस्टेक का महत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो बीमस्टेक देखिए क्या है। बीमस्टेक का देखिए पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इलेक्ट्रॉनिकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य था, बंगाल की खाड़ी के जो भी तटवर्तीय सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, यह जो देश है उनके साथ किस प्रकार से बेहतर आर्थिक संबंधों की स्थापना की जाए। इन देशों में शामिल है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और बाद में 2 अन्य देश म्यांमार, थाईलैंड, और ये भी देश इसमें बिम्स्टेक में शामिल हो गए। तो ये इन देशों का उद्देश्य था कि तीव्र आर्थिक विकास किया जाए, आपसी सहयोग के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे तीव्र आर्थिक विकास हो सके, इन देशों की सामाजिक प्रगति हो सके और इनका सामान्य हित और मामलों को सहयोग के द्वारा सुलझाया जा सके। ये तब देखिए अस्तित्व में आया था जब 1997 में बैंकॉक घोषणा के तहत इसको अस्तित्व में लाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कुछ देश अन्य बाद में शामिल हुए। 2004 में आपको देखने को मिलेगा नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बन गए। अब हम इस बिम्स्टेक के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सर्वप्रथम कि क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार किया जाए, सहयोग और समानता की भावना विकसित की जाए, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ाना,
ये शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना। बिम्स्टेक के अगर हम मुख्य सिद्धांत को देखें तो समान प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ, सदस्य देशों के मध्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को स्थापित करना। तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या आप इसके पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, ये ब्रिक्स से संबंधित है, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में बताना होगा। तो ब्रिक्स देखिए, ये जो है नेम ही डिफरेंट कंट्री को इंडिकेट करता है। यहाँ बी से तात्पर्य ब्राज़ील का है, ठीक है। आर से यहाँ पे रशिया है, आई से यहाँ पे इंडिया है, सी से यहाँ पे आपको चीन और एस से आपको दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो इन देशों के फर्स्ट लेटर को ही मिला के इस संगठन का नाम रखा गया है ब्रिक्स। और ब्रिक्स की संरचना आप समझ गए कि किस प्रकार से 5 देशों के जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उनके साथ इनकी स्थापना होती है। अगर हम ब्रिक्स की देखिए बात करें इंपॉर्टेंस की, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा इसी कंट्रीज़ में, 5 कंट्रीज़ में निवास करती है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद का 30% इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के तौर पे इन देशों को देखा जाता है। और इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि 2001 में की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी था कि किस प्रकार से न्यायसंगत आर्थिक विकास किए जाए, आपसी जो भी देश है उनमें सहयोग की स्थिति बना रहे और न्यायसंगत हो यहाँ पे, ठीक है। और स्थानीय जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जाए। आर्थिक सहयोग के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, एक देश दूसरे देश का आर्थिक सहयोग करे। पीपल टू पीपल एक्सचेंज का, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं सभी देश हैं आपस में इनकी कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे हो, खेल के तौर पे हो, फिल्म आदि के क्षेत्र में हो, तो यहाँ के युवाओं को कनेक्ट करने का था। आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि व्यापार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे सीमा शुल्क सहयोग करना, यानी कि दूसरे देशों को अन्य देशों में जाकर व्यापार करने की मंजूरी देना। तीसरा देखेंगे राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग तंत्र में यहाँ पे डेवलप करना। और आर्थिक संस्थागत सुधार पर ब्रिक्स के प्रभाव हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ भी आप देखने को मिलेगा आपको। यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत और वैश्विक आतंकवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, इस सब्जेक्ट कोड का, भारत और वैश्विक आतंकवाद। तो देखिए यहाँ भारत की अगर हम बात करें तो हम शुरुआत से ही आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, जो कि प्राय हमें पाकिस्तान प्रायोजित ये सारे ही घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। तो देखिए इससे पहले आतंकवादी गतिविधियों को बहुत लाइटली लिया जाता था, लेकिन जब से वर्ल्ड ट्रेड पे हमला किया गया, ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा आत्मघाती हमले हुए। चाहे हम 11 सितंबर 2001 की बात करें, ठीक है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बम विस्फोट किया गया था, जिसमें कि कई सौ लोग मारे गए, कई हज़ार लोग घायल हुए। और इसके बाद हाल फिलहाल में हमें जो ताज होटल पे अटैक देखने को मिला था, ये सारी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने सभी विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पे विवश किया। और भारत प्रारंभ से ही इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहाँ पे आतंकवाद को घेरने का प्रयास करते रहा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है उसका चीन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिसकी वजह से भारत को अभी तक इसमें पूर्ण स्वतंत्रता जो है, पूर्ण जो सफलता है वो नहीं मिल पाई है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये सेशन कंप्लीट हो गया होगा और सारे ही क्वेश्चंस बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।